पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाह। और भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है 2024 को लेकर के इस सिंहासन 24 में? हमने देख लिया जो भारतीय जनता पार्टी है, वो कांग्रेस पार्टी माफ कीजिएगा, उसकी तरफ से आप देख रहे हैं कि एक भारत जोड़ो यात्रा निकली, लेकिन संगठन में मजबूती लाने की बात की जा रही है। और क्योंकि चुनौती बीजेपी से है, तो बीजेपी तो मिशन 350 को लेकर के चली है। उनका एक कहना है कि 300 नहीं, इस बार 350। ये कैसे करेंगे भाई? कहीं ऐसा तो नहीं कि ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो गई है भारतीय जनता पार्टी? हमको जो बताया गया है कि अब रणनीति भारतीय जनता पार्टी की क्या है, आइए आपको वो थोड़ा सा बता दें कि ये क्या रणनीति है। दरअसल आम चुनाव 2024 में मिशन 350 की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी में हो चुकी है। लक्ष्य है 2024। 160 खास सीटों पर जोर दिया जा रहा है। कौन सी 160 सीटें हैं ये? जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी, करीब 140 ऐसी सीटें चिन्हित की थी। देखिए 543 में से 300 तो वही जीत गए, तो जाहिर सी बात है करीब 143 और थी जिसमें हार गए, तो एक तो वो सीटें हो गई 140 कुल जहां वो हार गए थे। उसके बाद कुछ ऐसी सीटें जहां पर वो हारे लेकिन बहुत कम मार्जिन से हारे, तो वो उसी 140 में आ जाती है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी इस चीज का भी विश्लेषण कर रही है, ऐसा बताया जा रहा है, उन सीटों का जहां पर वो जीती लेकिन जीत का अंतर बहुत मामूली था, बहुत ही मामूली, यानी कि 10,000 वोट से या 20,000 वोट से या 7,000 वोट से। लोकसभा का चुनाव है ना, तो 20,000 भी मामूली अंतर माना जाता है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। तो यहां पर भी वो अपनी बढ़त हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं और अहम राज्यों पर एक विशेष अभियान अभी से बीजेपी ने शुरू कर दिया। यह बीजेपी की इलेक्शन फाइटिंग मशीन है, जिसके बारे में यह जानकारी है। एक एक करके उन राज्यों के बारे में जाने, क्योंकि पिछले ही हफ्ते का पूरा मसला है। सबसे पहले तमिलनाडु। अब आप सोचेंगे तमिलनाडु में बीजेपी न 3 में न 13 में, तो फिर काहे का जोर दिए हुए हैं? दरअसल 2019 में तमिलनाडु में प्रदर्शन 0 था, एकदम नील बटे सन्नाटा। बीजेपी कुछ खास संख्या में हासिल नहीं कर पाई, तो यह माना जा रहा था कि वो तो डीएमके एडीएमके के पास ही जाएगा, बीजेपी कुछ कर नहीं पाएगी। जेपी नड्डा अभी मंगलवार को, जो कि बीजेपी के अध्यक्ष हैं, मंगलवार को वो कोयम्बटूर में रहे। कोयम्बटूर और नीलगिरी इलाके पर खास जोर दे रही है भारतीय जनता पार्टी। दरअसल इस राज्य में 39 सेगमेंट्स हैं, यानी कि लोकसभा सीटें हैं। उसमें से 25 यानी कि 25 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी इस बार खास ध्यान दे रही है कि 25 पे जीतने का पूरा जोर लगा दें। जीते नहीं जीते वो बात की बात, लेकिन जोर पूरा होना चाहिए। तो इस राज्य से वो ये उम्मीद रखते हैं कि हो सकता है 2024 में हम करीब 25 सीटें निकाल करके ले आए। ऐसा उनका कैलकुलेशन। सही होगा नहीं होगा ये हम नहीं जानते। तमिलनाडु में आज की डेट में बीजेपी का एक भी सांसद नहीं है, यानी कि यहां पर खाता बीजेपी का नहीं खुला है। अब आइए बात करते हैं उड़ीसा की, जहां पर जेपी नड्डा आज गए, जो पार्टी के अध्यक्ष हैं। तो बुधवार को वो पूरे दिन उड़ीसा के दौरे पर थे। यहां पर उन्होंने क्या किया? नेताओं से, कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात की। राज्य में 21 में से 8 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी 2019 में। यह उनका स्ट्राइक रेट रहा, 21 में से 8। और यहां पर 12 सीट माफ कीजिएगा, बीजेडी लेकर के है। अब इन 8 सीटें जो बीजेपी जीती उड़ीसा में, वहां पर 5 सीटें ऐसी थी जहां जीत का अंतर 25,000 से कम था। अब ये क्यों जरूरी हो जाता है? क्योंकि देखिए लोकसभा में 20-25 हजार का मार्जिन कोई बहुत ज्यादा जीत का मार्जिन नहीं होता। तो यहां पर बीजेपी की रणनीति यह है कि इस जीत के फासले को बढ़ाया जाए और उन 11 सीटों पे जहां पर बीजेपी दूसरे नंबर पर आई, यहां पर इसको हम दूसरे नंबर से कन्वर्ट करके नंबर 1 कर दें। यह बीजेपी की रणनीति है उड़ीसा के लिए। फिर एक और राज्य जहां पर बीजेपी उस तरीके से मजबूती से नहीं आ पाई जहां पर उनको उम्मीद थी। तीसरा राज्य, और यह बड़ा अहम राज्य है, वो है पश्चिम बंगाल। 30 दिसंबर को, यानी कि अब से कुछ दिन बाद, कोलकाता जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। उनकी रणनीति है वहां जाने की। राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी, यह हमको पता चला है। इसके अलावा हावड़ा और एनजेपी वंदे भारत एक्सप्रेस
को हरी झंडी भी देंगे। वो हरी झंडी देने की बात हुई है। ये वंदे भारत बड़ी जरूरी चीज हो गई है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि जहां जहां जाती है एक विश्लेषण ये होता है कि वहां पर ये दिखाने का प्रयास है कि बीजेपी कितना जोर दे रही है या केंद्र सरकार कितना जोर दे रही है। 2019 में उत्तर बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और ये वही उत्तर भारत है जहां ये वंदे भारत जा रही है। 2019 के प्रदर्शन को बेहतर करने की पूरी तैयारी की जा रही है। बंगाल में 42 लोकसभा सीटें हैं, यहां से 42 सांसद आते हैं, जिसमें से 19 सीटें बीजेपी ने जीती थी। इसको रिकॉर्ड सफलता माना गया 2019 में। लेकिन इसके बाद 21 का चुनाव हुआ, आपका वोट शेयर जरूर बढ़ा, सीटें भी बढ़ी, लेकिन आप ममता बनर्जी को हिला नहीं पाए। वो 200 पार चली गई तो बीजेपी टाइम फिस हो गई। भारतीय जनता पार्टी की बंगाल इकाई में एक जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है आपसी लड़ाई, आंतरिक लड़ाई। इस लड़ाई को रोकने का भी प्रयास अभी से ही भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दिया। तो कहने का मतलब यह है इस पूरी प्रस्तुति में कि यह सिंहासन 24 जो है उसके लिए कौन कितना तैयार है और कौन क्या कर रहा है, वो रणनीति जो अभी दिखाई दे रही है वो हमने आपके सामने प्रस्तुत कर दी। इस पर और ज्यादा विश्लेषण कर रहे हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी अखिलेश शर्मा। देखिए, वैसे तो अगले साल करीब 10 चुनाव, बड़े चुनाव होने हैं, जिसमें कि 9 विधानसभा के हैं, एक यूटी जम्मू कश्मीर का भी चुनाव होना है। उनकी तैयारियां तो बीजेपी कर ही रही है, लेकिन उसके साथ साथ 2024 के लोकसभा की तैयारियों में भी बीजेपी जुटी हुई है। और ये काम आज से नहीं, करीब 7-8 महीने पहले से ही शुरू हो चुका था, जब बीजेपी ने उन 144 सीटों को चिन्हित किया था जिनमें 2019 के चुनाव में या तो उसे हार मिली थी या फिर बहुत कम मार्जिन के साथ उसे जीत मिली थी। तो इन तमाम सीटों पर काम पहले ही बीजेपी शुरू कर चुकी है। लेकिन जिस तरह से समीकरण बदले हैं, बिहार में पहले नीतीश कुमार उनके साथ थे, बीजेपी जेडीयू गठबंधन ने 40 में से 39 सीटें जीत ली थी 19 में, लेकिन अब नीतीश कुमार चले गए हैं आरजेडी के साथ, तो महागठबंधन का एक नया महासमीकरण बनता है बिहार में। तो बीजेपी को उसका भी ध्यान रखना है, क्योंकि हर सीट पर उसके हिसाब से समीकरण बदल जाता है। तो उस लिहाज से जो 16-17 सीटें जो आज जेडीयू के पास है, जहां पर कि बीजेपी अब 2024 में अपने उम्मीदवार या कुछ सहयोगी दलों के उम्मीदवार खड़े करेगी, वहां पर क्या समीकरण बनने जा रहे हैं उसको लेकर के भी तैयारियां हो रही है। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो वहां पर अब चूंकि शिवसेना में स्प्लिट हो चुका है और उद्धव ठाकरे की रणनीति ये होगी कि चाहे विधानसभा और नगर निगम के चुनाव में उनको प्राथमिकता मिले, लेकिन लोकसभा के चुनाव में वो तैयारी करेंगे कि कांग्रेस पार्टी चाहे तो अपना हिस्सा बड़ा कर ले। और इसलिए जो शहरी क्षेत्र हैं, खासतौर से मुंबई और उसके आसपास के, वहां हो सकता है कि कांग्रेस को शिवसेना बंटवारे के तहत ये लोकसभा की सीटें दे दे। तो इस तरह से समीकरण वहां भी बदलेंगे। तो बीजेपी ने अब 144 के बजाय इनमें 16 सीटें और जोड़ दी और अब 160 सीटों पर बीजेपी काम कर रही है। इसी के तहत इनका जो काम है वो विस्तारकों को दिया गया है। विस्तारक यानी वो बीजेपी के कार्यकर्ता जिन्हें खासतौर से पार्टी के संगठन का विस्तार, पार्टी का प्रचार करने के लिए इन सीटों पर लगाया गया है। पहली बैठक उनकी 21 तारीख को पटना में हुई थी। इसमें 100 सीटों पर चर्चा हुई थी, जिनमें कि बिहार की भी जाहिर सी बात है कि सीटें थी, यूपी की भी कुछ सीटें उसमें थी, पश्चिम बंगाल की भी थी, उड़ीसा की भी थी, और उन पर रणनीति बनाई गई थी। उसके बाद आज हैदराबाद में बैठक हो रही है बाकी 60 सीटों को लेकर, जहां पर भी तेलंगाना की और अन्य राज्यों की सीटों पर चर्चा की जा रही है। आपको बता दूं कि आज ही बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा उड़ीसा में थे और वहां पर उन्होंने 2 उन सीटों पर जनसभाएं की जहां पर कि 2019 में बीजेपी हार गई थी। कल जेपी नड्डा कोयंबटूर में थे, तमिलनाडु में, वहां पर भी उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया था। तो एक के बाद एक इस तरह से बीजेपी काम कर रही है। आपको यही बता दें कि इन तमाम सीटों की जिम्मेदारी सभी केंद्रीय मंत्रियों को दी गई है। 3 से 5 सीटों का क्लस्टर बनाया गया है। उनसे कहा गया है कि वो हर महीने वहां उन सीटों पर जाए, वहां पर सरकार के कामों के बारे में लोगों को बताएं और पार्टी का जनाधार बढ़ाएं। इसके साथ ही आखिर में बीजेपी अपना जो सबसे बड़ा अस्त्र है उनका है पीएम नरेंद्र मोदी, उसका भी इस्तेमाल इन सभी सीटों पर करेगी। बताया गया है कि 30 से 35 सीटों का एक ऐसा क्लस्टर बना दिया जाएगा जहां पर कि पीएम मोदी आखिर में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और इन सीटों को दोबारा जीतने या कहें कि पहली बार जीतने का जो मंत्र है वो पीएम मोदी अपनी ओर से देंगे।